नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राज किरण क्षेत्र। आज बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत में किस तरह का सियासी खेल चल रहा है। इस चुनावी महाभारत में चिराग पासवान किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे, यही एक सब्जेक्ट है इस वक्त। और राजनीतिक पंडितों की नज़र में चिराग पासवान क्या एनडीए में ही रहेंगे, 5 सीटों पर संतोष कर लेंगे, या फिर उनकी महत्वाकांक्षा 10 सीटों पर जाकर खत्म होगी। जिस तरीके से आरजेडी ने उनको 10 सीटों का ऑफर दिया है, इससे कयास लगाए जाने लगे कहीं चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में शामिल तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की आपसी दुश्मनी या फिर राजनीतिक दुश्मनी जग जाहिर है। और यह राजनीतिक विरोध या राजनीतिक दुश्मनी इतनी लंबी है कि इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो सकती है बयानबाजियों की, किसने किसके बारे में क्या कहा। एक वक्त ऐसा था जब चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार मेरी राजनीतिक रूप से हत्या करा देना चाहते हैं। तो आखिरकार चिराग पासवान कैसे नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिली थी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए, और जिसकी वजह से जेडीयू 43 सीटों पर सिमट के रह गई। एक काफी बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को मिला। तो ये एक वजह है। दूसरा, पशुपतिनाथ पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, वो भी जब उनसे अलग हुए तो कहा जाता है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया कि इस पार्टी को तोड़ने में नीतीश कुमार का हाथ है, और जब पशुपति गए तो अपने साथ में सभी सांसदों को भी ले गए। तो ये ऐसी वजह है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमसे जुड़ेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार यादव हमसे जुड़ रहे हैं इस पर पूरी बातचीत करने के लिए, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमसे जुड़ेंगे इस पर पूरी बातचीत करने के लिए। तो आखिरकार बिहार की सियासत में क्या होने जा रहा है, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने एक तंज कसा है और बिहार और एक उम्मीद जताई है कि आखिरकार नीतीश कुमार किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है चिराग पासवान आरजेडी के साथ शामिल हो जाएं, आरजेडी में शामिल हो जाएं, और अगर आरजेडी में शामिल होते हैं तो आरजेडी को कितना फायदा मिलने वाला है ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये वही पार्टी है, वही चिराग पासवान है, यूथ आइकन है, जिन्होंने नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाया था। यदि ऐसा होता है तो लालू प्रसाद यादव को या फिर आरजेडी को कितना फायदा इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा। दोनों प्रवक्ता हमसे जुड़ चुके हैं। आरजेडी से जितेंद्र कुमार यादव। तो ऐसी स्थिति में बिहार की सियासत में सीटों के बंटवारे को लेकर एक खेल शुरू हो चुका है। आखिरकार यह खेल कैसे रुकेगा, यह चिराग पासवान के ऊपर डिपेंड करता है। क्या वो 5 सीटें लेकर संतोष कर लेंगे या फिर उनको ज्यादा सीटें चाहिए। वहीं आरजेडी इस मौके में है कि वो किसी भी तरीके से चिराग पासवान को अपने खेमे में मिला ले या लपक ले। अब ऐसे में लगता है कि बीजेपी फंस गई है, करे क्या। ना वो नीतीश कुमार को छोड़ सकती है, ना ही वो मना सकती है। यदि चिराग पासवान नहीं माने तो क्या होगा। जितेंद्र कुमार यादव आरजेडी प्रवक्ता हमसे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र कुमार यादव। हेलो जी जितेंद्र जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? जी सर। जी, कल भी हमने आपसे चर्चा की थी कि क्या होगा। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान खेल बिगाड़ देंगे एनडीए का और आपकी तरफ शामिल हो जाएंगे? देखिए सर, सुबह का भूला शाम में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जिस समाज के विचारधारा की लड़ाई हम लोग गरीब, वंचित, उपेक्षित, दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग लड़ते आ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को यदि सच करना है तो चिराग पासवान जी को अपने परिवार में आना चाहिए, और उन्हें इस परिवार में उनका स्वागत है। और जनता से
जुड़े, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सिर्फ स्लोगन देने से काम नहीं होगा, हवाई जहाज पे काम नहीं होगा, जमीनी संघर्ष करना पड़ेगा। आज देश जो है आर्थिक इमरजेंसी की हालात से गुजर रही है, देश में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, अंतर्राष्ट्रीय रैंक में हमारा देश पिछड़ता हुआ भूखमरी में 111वें नंबर पे स्थान रखता है, जो नेपाल जैसा देश आंख दिखाने लगा है, डोकलाम जैसा प्रदेश को हथियाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में केवल 56 इंच के कह देने से काम नहीं चलेगा। रुपया प्रधानमंत्री से और हनुमान बनेंगे, लेकिन हनुमान भी हम उसी का बनेंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, यानी जो अपने कुल और वंश का मर्यादा में रहे, पुरुष में उत्तम क्वालिटी का हो और श्री राम हो। और श्री राम का एक आदर्श परिवार था जिसमें राम भी थे, सीता भी थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे, हनुमान भी थे, सबको मान ले एक साथ लेके। और राम वो हैं कि राम को यदि वनवास हुआ तो भरत ने कुटिया बना के रहा, लेकिन उन्होंने सिंहासन को ग्रहण नहीं किया। लेकिन ये एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने पद को पाने के लिए ईवीएम का चोन में भ्रष्टाचार, निर्वाचन आयोग के गठन में भ्रष्टाचार, चंदा लेने में भ्रष्टाचार, पीएम केयर फंड का ना कोई हिसाब होना, इलेक्टोरल बॉन्ड का गबन, एक मतलब आपके आर्थिक रूप में हम दो, हमारे दो सगे मित्र का, इनके सगे मित्र का तो करोड़ों रुपया का चंदा चंद मिनटों में माफ हो जाता है, लेकिन लोगों को 1000 रुपये में, 10,000 रुपये में, लाख 2 लाख में बैंक उसकी हर दुर्दशा कर रही है। आज का ये स्थिति है। एनबीएफसी का आप बैलेंस शीट देख लेंगे, उसका भी खराब है। बिहार में, देश में व्यापारियों की स्थिति, संवेदक का बैलेंस शीट देंगे, उसका भी स्थिति खराब है। भारत सरकार का जो राष्ट्रीयकृत बैंक था उसे निजीकरण कर सारे बैंकों का बैलेंस शीट और इधर उधर कर दिया गया। कोई माई बाप नहीं है। सही है, वो सही है। मैं जो पूछ रहा था वो आपने उसका जवाब दे दिया कि चिराग पासवान यदि चिराग पासवान आरजेडी में शामिल होते हैं तो 10 सीटें कौन कौन सी हो सकती हैं? सर ये हम लोग तय करेंगे। सारे सीटों पे हमारे जो नेता हैं, हमारे जो गठबंधन के और भी जो गार्जियन हैं, सारे लोग मिलके काम करेंगे। हमें कोई पद्म भूषण दे दे और चंद घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद हमारे पिताजी को अपमानित कोई करे, तो ये जीवन में हम सब कुछ गवाना, संघर्ष करना मतलब जो है हम ये कबूल करेंगे, लेकिन घुटना टेकना हम कबूल नहीं करेंगे। कोई कर्पूरी ठाकुर के नाम पे भारत रत्न देता हो और उसके नाम पे जो कोई मान ली की पलटी मार करके सरकार बनाने की मंशा रखता हो, तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को मिला, लेकिन उनका क्वार्टर खाली करने में पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के सामने, जनता के सामने क्या फजीहत किया, जबकि रामविलास जी के अपना एक आदर्श था, अपना विचार था, अपना एक सिद्धांत था। उनके सिद्धांतों को यदि हम मानते हैं, ओरिजिनल में हम उनके यदि वंश हैं, उनके यदि हम उनकी दुख दर्द को हम समझते हैं, तो उनके अरमानों के लिए हमें समाजवादी परिवार में मिलना जरूरी है और जनता का दुख दर्द को पे विराम लगाना बहुत बेहद जरूरी है। जनता जो करा रही है, देश जो दुर्दशा में झेल रही है, भ्रष्टाचार की मार दे रही है, भारत की जो प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो धूमिल हो रहा है, इसको बचाना है। मैं जो पूछ रहा हूं, एक बात बताइए, ये चिराग पासवान आप दोनों के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? इंडिया गठबंधन के लिए भी जरूरी है, एनडीए गठबंधन के लिए जरूरी है, तो गेम चेंजर है ना? सर मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान जी जरूरी नहीं है, बल्कि हमारी जो विचारधारा है 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। तो सवाल इस बात का है, सामंती लोगों का रूपांतरण पूंजीवादी व्यवस्था में हो गई है और पूंजीवाद जो चरम सीमा पे चल रही है, जो सामंती से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए। तो ऐसे व्यवस्थाओं से, ऐसे निरंकारी तानाशाह प्रधानमंत्री से, इनसे लड़ने के लिए हमारे जो 90% लोग जो शोषित हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, इनको एकजुट होना पड़ेगा और इनके जो नेता बनने के लिए तैयार हैं, इनका जो बेटा बनने के लिए तैयार है, उनको भी तेजस्वी यादव जी के जैसे खेत की पगडंडी से लेके सड़क तक सत्ता का बिना लोभ लालच किए हुए संघर्ष करना पड़ेगा।
जन विश्वास रैली जिस तरह से करके तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को संख्या दिखा दी, जिस तरह से आवाम की क्या जरूरत है वो भीड़ दिखा दी, उसी तरह से चिराग पासवान भी चाहते हैं कि बिहार की जनता, देश की जनता उनके साथ हो। अरे ठीक है, अरे पॉलिटिकल मंच बीच जाना पड़ेगा, इसलिए जरूरत है। ठीक है, हम डिबेट में है, चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम पॉलिटिकल मंच पे नहीं है। मुझे थोड़ा इतना और बताइए कि एलजेपी के 6 सांसद हैं, 3 परिवार से हैं, 3 बाहर से हैं, उनके चाचा भी जो हैं सांसद हैं और बीजेपी में मंत्री हैं। तो ऐसे में अब एक बेटा जो है अपनी एक तरीके से विरासत के लिए लड़ रहा है, क्योंकि पशुपति पारस तो अलग हो गए थे। देखिए सर, जब अब आप उसको बुना नहीं ला, अब आप उसको बुनाना चाह रहे हैं, ठीक है भैया आप हमारी तरफ आ जाओ और 10 सीटें हम आपको दे देंगे। आज सर मान ली कोई लोभ लालच नहीं है, सीटें दे देंगे, वो हमारे विचारधारा, हमारे परिवार के लोग हैं। उनके पिताजी को भी बाबू लालू प्रसाद यादव राज्यसभा भेजने का काम किए थे। तो कहने का मतलब सत्ता आती जाती है। कुल मिला के चिराग पासवान जी का समाजवादी परिवार में स्वागत है, और जहां भी है वो वहां भी यदि समाजवादी विचारधारा का कोई प्रश्न रखते हैं, उसके उत्थान, गरीब जनता के उत्थान का कोई सवाल रहता है, तो उससे हमारा समर्थन रहेगा, ना कि विरोध रहेगा। चलिए, प्रांजल कांग्रेस प्रवक्ता प्रांजल हमसे जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रांजल जी प्रांजल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, ये बताइए कि ये चिराग पासवान एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी जरूरी है, क्या वजह है कि दोनों के लिए इतनी जरूरी है? दोनों उनको अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में लाना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान के बगैर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता क्या? देखिए, हमारे गठबंधन में, हमारे इंडिया गठबंधन में जो भी हमारे साथी आना चाहते हैं, जो भी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करके आम आवाम की रक्षा करना चाहते हैं, उनके रोजगार, उनके अधिकार की बात करना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। नहीं, यहाँ तो मौका परस्ती है। अरे प्रांजल, यहाँ तो एक सिर्फ सीटों की बात हो रही है, यहाँ पे कोई ऐसी विचारधारा की बात नहीं है। भैया तुम दे दोगे तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम नहीं दोगे तो किसी और पास चले जाएंगे। यहाँ तो एक महत्वाकांक्षा हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का ये बरगलाने का बयान है, या ये मीडिया में जो चल रहा हो तथाकथित, ये उनका खुद का है। इसका मेरे इंडिया गठबंधन से कोई सरोकार नहीं है। ये कोई बरगलाने की बात नहीं है। मैं फिर आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जो भी हमारा साथी विपक्ष का हो या पक्ष का हो, अगर वो आम आवाम के हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने के लिए वो आता है, तो उसका इंडिया गठबंधन पूरी बेसब्री से उनका इंतजार भी कर रही है और उनका स्वागत करने के लिए भी तैयार है। नहीं, हक की बात करने के लिए 10 सीटें चाहिए उनको। मैं आपको और आगे की लाइन जोड़ दूं, इसमें बहुत से हमारे साथी ऐसे भी रहे जो डर के ईडी, सीबीआई या तमाम न जाने उनके जान तक की शायद डर रहा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अकेला एक ऐसा इतिहास, अकेली एक ऐसी पार्टी है जो डराने वाली पार्टी, हम कह लें इनको डराने वाली पार्टी का अगर नाम दे दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है। अरे आप जो है फिर वही आवाम के दुख दर्द से मतलब नहीं है। अरे वो ठीक है, सत्ता पर काबिज रहने का सुनो भाई, अरे हम बात कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान जो है आरजेडी ने जो 10 सीटों का ऑफर दिया, अब कह रहे हैं हक की बात। अरे भैया वहां पर उनको 3 सीटें नहीं मिल रही, आपने कहा 10 ले लो हमसे। तो यहाँ हक की और अधिकार की और उसकी बात कहाँ गई? ये तो सीटों की शेयरिंग की बात आ गई, जो ज्यादा सीटें दे देगा वो चले जाएंगे वो। तो ये जो इतना जरूरी क्यों है चिराग पासवान, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 135 उम्मीदवार खड़े किए अपने बिहार विधानसभा चुनाव में और 110 पर उसकी जमानत जब्त हो गई, तो इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गए चिराग पासवान? और वो कहां हक की बात कर रहे हो? तो कह रहे सीट दे दो हमें चुनाव लड़ना है। देखिए, सीट मांगना, सीट देना, दोनों में फर्क है। वो उनके विचार हैं, वो हमारी तरफ से, मैं तो ये कहता हूं कि वो उनके स्वयं के विचार है, वो सारी सीटें मांग ले। तो इंडिया गठबंधन या जो भी कोई दल होगा वो क्या देती है, क्या लेती है, ये हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तय करती है। मैं आपको बहुत क्लियरली स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, हमारी आम आवाम के खिलाफ
जो भी बुलंदी से लड़ना चाहते हैं, जो भी उनके क्षमता अनुरूप, जो हम या इंडिया गठबंधन में जो भी एक पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी कुछ उनका अधिकार बन सकेगा, उसको इंडिया गठबंधन सभी का सम्मान करते हुए दे रही है, देगी भी। लेकिन वो जो भी डिमांड हो, जो मांग हो, वो वाजिब हो। अब ये नहीं कि आपकी क्षमताएं 1 सीट की हो और आप सीट अपेक्षा 70% की, 50% की कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये गलत बात है, ये बड़बोलापन है। अगर ऐसी सोचे हैं तो उससे समझना भी चाहिए, क्योंकि जब हम एकजुट होकर किसी तानाशाह को हराने के लिए एकजुट होते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजों पे हमें समझौता भी करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर तो तानाशाह या ये सब चीजें बात हो ही नहीं रही, यहाँ तो सीटों की बात हो रही है, वो भी उस एलजेपी की जिसके 2 पार्ट हो गए। एलजेपी 2 पार्टों में बट गई। पशुपति पारस जो वो अपने अलग हो गए और उनकी जो है इस वक्त बीजेपी में मंत्री हैं। इधर चिराग पासवान भी वहां से अलग हो गए और उनके पास आज वो जो है सीटों के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, 5 सीटें ऑफर की हैं बीजेपी ने कि 5 सीटों पर आप मान जाइए। तो जबकि पिछली बार 6 सांसद थे, 1 सीट और घट गई उनकी। यदि वो मान जाते हैं तब तो वहीं रहेंगे, और यदि इधर आ जाते हैं तो फिर वो तानाशाह के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो आम आवाम की हक की बात करना चाहते हैं। मतलब अलग अलग विचारधारा हो गई। यानी सीटें तय करेंगी या आपकी महत्वाकांक्षा तय करेगी कि आपकी विचारधारा क्या है। यही बात है ना, विचारधारा। सीटें यानी कि महत्वाकांक्षा तय कर रही है आपकी विचारधारा। सीटों की बात, सीटों की डिमांड वो उनकी है। हम फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर वो आपके इंडिया गठबंधन में सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए प्रांजल, तो वो तय नहीं करेंगे कि वो सीट क्या देंगे, क्या अरे प्रांजल सुन तो लीजिए सीटों का। अरे प्रांजल, सीटों का आपके इंडिया गठबंधन में आरजेडी ने 10 सीटों का ऑफर दिया, उन्होंने मांगी नहीं। उन्होंने कहा भैया हमारे पास आ जाओ, 10 सीटें ले लो। बताइए वो कहां मांग रहे हैं? तो आप तो कह रहे हो भैया हमारे पास आ जाओ। देखिए, ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सूत्रों के हवालों से कोई खबर नहीं होती सर, जब तक किसी भी चीज पे आधिकारिक घोषणा ना हो जाए। अभी हमारी लगातार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें जारी है। हर प्रदेशों के अलग अलग सबकी सीटों के मांग है, इनकी क्या, कहाँ पे कैसी क्या भूमिका है, उसके हिसाब से तय करना है। जहां हमारी जिस प्रदेश में बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां बड़े दल के रूप में है, हम उनका बड़े तौर पर उनको सीटों का दे रहे हैं। और जहां पर जो मेरा कहने का मतलब, जो जिस दल में जितनी क्षमता है, जितनी भूमिका है, उसके अनुरूप हम इसका तय कर रहे हैं। ये चिराग पासवान जी के विचार हो सकते हैं, उनकी मांग हो सकती है, लेकिन मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनकी क्षमता के अनुरूप जो भी कुछ होगा उनको जरूर सीटें दी जाएंगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उनपे ये डिमांड है तो फिर हम उनको बुला रहे हैं, फिर वो ज्यादा मांग रहे इसलिए मैं उनको नहीं बुला रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन एक यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझौते करके भी जुड़ने पड़ेंगे। आपकी बात से 50 सीटें मांगेंगे या 100 सीटें मांगेंगे तो वो आपकी शक्ति है। अगर आपको आम आवाम के हक अधिकार की बात और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना होगा, तो आपको बहुत कुछ समझौता करके भी आपको आना चाहिए और उनको आना भी चाहिए। प्रांजल और जितेंद्र कुमार, आप दोनों यहाँ मौजूद हैं। सीट शेयरिंग की बात करें तो अभी आप लोगों में भी सीट शेयरिंग को लेकर चीजें भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई हैं, या ना एनडीए में ना इंडिया में। बिहार में ऐसी क्या बात है कि दोनों गठबंधन अभी भी मंथन ही कर रहे हैं? आपकी भी कमेटी मंथन कर रही है, विचार विमर्श चल रहा है, इधर भी चल रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या है बिहार के अंदर, ऐसा कौन सा मंथन चल रहा है भैया कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही? अब इधर खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी भी नाराज है, उनको भी मनाने में जुट गई बीजेपी। ये यहां से रूटने मनाने का काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ब्यारा फूफा नाराज हो रहे हैं बार बार। कितने फूफा हैं जी? हेलो जी बताइए, ये सब ये नाराजगी का खेल क्या है? क्या गणित है इसके अंदर? क्या सियासत है नाराजगी के खेल में? और कोई भी गठबंधन आपस अभी तक जो है सीट शेयरिंग पे क्लियर नहीं हो सका। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, बिहार के इंडिया महागठबंधन की बात है, वो उचित समय पर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। कोई भी किंतु परंतु नहीं है। परंतु जब हमारे पास
पर्याप्त समय है तो हम चिंतन मनन कर रहे हैं, गहन चिंतन में लगे हुए हैं कि हमारा कौन ऐसा व्यक्ति हो। हमारे पास एक से एक व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें भी से कौन हो जो जनता के हित के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार हो। हम उसकी आधिकारिक घोषणा उस समय रहते हुए उचित समय पर कर देंगे। जहां तक विपक्ष की बात है, जहां पे खींचातानी चल रही है, तो कभी भी सर एक जंगल में कोई मतलब जो है एक जंगल में दो शेर राजा नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है वहाँ दो दो मुख्यमंत्री हैं, और वो एक बार पिछला चुनाव भी बिहार एनडीए में लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, जीतन राम मांझी जी लड़े थे। उस समय 22 सीट की बात हो रही थी, तो 18 सीट पे उनका था, 4 सीट पे बीजेपी का लोग थे और जीतन राम मांझी जी का सिंबल था। जबकि 4 सीट पे उनको कुछ सपोर्टिंग की था, लेकिन नीतीश मिश्रा जी नेतृत्व कर रहे थे उस समय। कहीं न कहीं जीतन राम मांझी जी को वो भी चुनाव लड़के देख लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी चुनाव लड़के देख लिए, नीतीश कुमार भी कभी लोकसभा के चुनाव लड़े थे, तो 2 सीटों पे चुनाव हुआ, एमपी हुआ। तो सवाल है कि बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। तो सवाल इस बात है, क्योंकि सबका एक ही कारण है कि ये लोग हवाई नेता हैं, जनता के बीच, गरीबों के बीच जाने की ना तो इनमें कोई हिम्मत होती है, ना उसके बीच कोई काम करने का इनके पास कोई कला होती है। अच्छा, एक बात बताइए जी, एक छोटा सा सवाल है। एनडीए गठबंधन के पास में पीएम का तो चेहरा है, जहां पूरे देश को पता है कि मोदी जी पीएम का चेहरा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास में कोई पीएम का चेहरा ही नहीं है। वहां से पार्टियां लड़ रही हैं, अब पार्टियां भी आपस में लड़ रही हैं सीटों को लेकर कि भैया मुझे इतनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, तुम यहां से इतनी ले लो, तुम यहां से इतनी ले लो। अब बताओ लोग वोट किसको डालने जाएं? क्या इंडिया गठबंधन पीएम का चेहरा है? इंडिया गठबंधन में एक से एक लोग हैं, उम्मीदवार हैं, मतलब काफी सारे उम्मीदवार है ना पीएम पद के, काफी सारे उम्मीदवार है। मल्लिकार्जुन खड़गे पे तो सहमति बन नहीं पाई आप लोगों की। सर मैं एक बात याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी को 1980 से लेके 2014 तक में जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला जो उसके पार्टी के जनक थे, तो लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, यदुवंशी से मेरा सदियों से रिश्ता है, 56 इंच का सीना है, 400 का सिलेंडर उनको महंगाई समझ में आती थी। उनके समय में जितने घोटालेबाज थे सब जेल में थे, इनके समय में जितने घोटालेबाज हैं सब विदेश में मौज कर रहे हैं, और उसको मालिक उसको सह दे रहे हैं। तो सवाल है कि ये प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह जी का 10 साल बनाम नरेंद्र मोदी जी का 10 साल, आप कल्पना कीजिए किसी भी नेशनल रिकॉर्ड में यदि मनमोहन सिंह से कार्यकाल से बेहतर स्थिति में देश होगा तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन ये जुमलेबाजी की सरकार है, बकवास की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कल परसों नरेंद्र मोदी जी बेतिया है तो सीट खाली पड़ी हुई थी, जबकि 2014 में जो युवाओं के पीछे जो एक शगुफा छोड़ा गया, काला धन का लिस्ट है, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मतलब जो भी ठीक है। अरे देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में कम सारे मुद्दे पे जितेंद्र युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया। ठीक है जितेंद्र, परिणाम 10 साल में ठीक है भाई, वो देख लीजिए। ठीक है, वो पॉलिटिकल मन से ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी के पास कितनी सीटें थी पता है ना आपको? जी है ना, कांग्रेस के पास तो फिर भी एक थी, है ना? जी। तो प्रांजल भाई, बीजेपी और जेडीयू ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, सीटों का आपको खेल पता है कितना था? 39 सीटें थी उनके पास में, आपके पास फिर भी एक सीट थी। तो आखिरकार ये जो चिराग पासवान को लेकर जो माथापच्ची चल रही है, अब जीतन राम मांझी के बेटे जो हैं वो भी नाराज हैं, सुमन, उनसे है ना गृह मंत्री नित्यानंद राय भी मिले हैं। ये जो नाराजगी की जो सियासत है बिहार के अंदर, रूठने मनाने की, है ना, जैसे तो ये थोड़ा सा खेल ये समझाइए बिहार की जनता को कि भैया ये बार बार रूठ जाते हैं और इनको मनाया जाता है, और आप लोग देख रहे हैं आपके एनडीए में चल रहा है सब कुछ,
अभी आपके यहाँ तो रूठना मनाना नहीं चल रहा है, अभी पब्लिक में डोमेन में इतनी खबरें नहीं आ रही हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन एनडीए में चल ही रहा है रूठना मनाना। कैसे देख रहे हैं रूठने मनाने के खेल को? देखिए भाई साहब, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, एकदम क्लियर, कि इंडिया गठबंधन का जो जनक रहे, या ये कहिए कि जो इस इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए जिन्होंने पहल की, वो नीतीश कुमार जी थे। और वो इतनी मेहनत करते हुए, इतना सीरियसनेस के साथ वो लगे रहे इस सरकार को हराने के लिए, मौजूदा सरकार को। उन्होंने शायद कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि उनका बिल्कुल इंडिया गठबंधन से, या उन्होंने जिसकी पहल करी उससे बिल्कुल उनका मोह भंग हो जाता है, फिर वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। असल बात यह है कि वो स्वयं से नहीं गए, अब उनको ईडी ले गई, उनको सीबीआई ले गई, या उनको भगवान जाने कौन सी एजेंसी ले गई, या उनको कहीं, मैं तो आरोप लगाता हूं कि कहीं उनके जान जाने तक की बाजी न हुई रही हो, लेकिन नीतीश जी स्वयं से नहीं गए। और ऐसे ही हाल एनडीए गठबंधन में शामिल अधिकतर दलों की यही स्थिति है कि वो अपने मतलब स्वेच्छा से नहीं गए हुए हैं, वो उनको किसी माध्यम से वहां पर जबरन गला दबा के रखा गया है, और वो बोलेंगे भी नहीं। आप ये भी देखिएगा, आप वहां पर ज्यादातर देखेंगे कि आपको एनडीए गठबंधन के लगभग सहयोगी दल आपको आवाज लेते हुए, आपको आवाज नहीं सुनाई देने वाली है। क्यों? क्योंकि समस्या वही है, ईडी सीबीआई जांच एजेंसी। चलिए ठीक या है, तो आप एनडीए गठबंधन के साथ, उनके साथ में साथ कदम से कदम चलिए, नहीं तो आप जेल में जाइए। नहीं वो ठीक है, ही आपके पास ऑप्शन है। नहीं इस तरह से कोई इस नैरेटिव सेट होने वाला नहीं, चुनाव का समय है और एक दूसरे की खेमाबंदी चलती है, गुटबाजी चलती है, कौन कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे की जो राजनीति है ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सीटों को लेकर यदि इस तरह की नाराज़गी होती है या एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें इतनी सीटें चाहिए और वो यहाँ नहीं मिलेंगी तो वहाँ मिलेंगी, वहाँ नहीं मिलेंगी तो वहाँ मिलेंगी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है या नेताओं को लगता है कि हमारा जो वोटर है वो हमारे साथ आ जाएगा। ये जो मतदाता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस गठबंधन में जा रहे हैं, किस पार्टी से अलायंस कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने नेता को देखता है। तो आखिरकार ये सारी गुणा भाग उसी की है ना, कि भाई कौन कहाँ किसको कितना फायदा होगा वोट परसेंटेज से। चिराग पासवान है, अगर वोट बढ़ा नहीं सकते लोग, कम से घटा तो सकते ही हैं, जैसे कि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था, यदि आपकी तरफ आ गए तो फिर से वो नुकसान पहुंचा देंगे। तो वोट कटवा पार्टी है एक तरीके से देखा जाए तो, 6 सांसदों वाली पार्टी। तो इस बार वो यदि 5 सीटें लेकर आ रहे हैं तो होगा। यदि ये एक बात और बताइए, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जमुई जो सीट है वो छोड़ रहे हैं चिराग पासवान, यदि वो छोड़ देते हैं तो कौन लड़ेगा चुनाव, आरजेडी से या कांग्रेस से? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है, वो तय करेगी कि कहाँ उसको लड़ना है, कहाँ उनके सहयोगी दल को लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, कहाँ लड़ना है, कितना लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और इंडिया गठबंधन की जो केंद्रीय चुनाव समिति ठीक है, कुछ तो जानकारी होगी, जो बैठकें हुई हैं, उनके ही द्वारा ये स्पष्ट होनी है, उनके ही द्वारा ये स्पष्ट होंगे। बैठकों का दौर चल रहा है, बहुत कम समय में सारी चीजें बिल्कुल फिजिकली आप लोगों के सामने होंगी। चलिए, तब तक हम सबको प्रतीक्षा करना चाहिए। चलिए, जितेंद्र कुमार, तो आप भी सहमत हैं कि आखिरकार जो डोरे डालने की कोशिश की थी आरजेडी ने, वो कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है अब आपको? 5 सीटों पर सहमत हो रहे हैं चिराग पासवान। इतिहास साक्षी है, राष्ट्रीय जनता दल किसी के ऊपर डोरा नहीं डालती है, लेकिन हमारे समाज के, हमारे विचारधारा में जन्मे हुए नेता तो कहीं भी किसी भी गठबंधन में या किसी भी जगह अपमानित महसूस करेंगे, तो उनके लिए 365 दिन 24 घंटे महागठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है और महागठबंधन में उनका अपने परिवार में स्वागत है। और हम कहीं यदि चिराग पासवान जी एनडीए में
सफिशियंट हैं, नीतीश कुमार जी एनडीए में सफिशियंट हैं, तो जहां भी हैं सुखी रहें और कम से कम बिहार और देश की जनता जिस समाज से वो ताल्लुकात रखते हैं उसके हक हुक की बात करें, अन्यथा जनता माफ नहीं करेगी। और जनता ने अच्छों की मतलब गद्दी पे बिठाया भी है और गद्दी से उतारा भी है। जनता में बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है। हर नेताओं का माई बाप जो है वो जनता है, यदि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले। अन्यथा जो भ्रष्टाचारी हैं उनको कभी ईवीएम पे खेला होगा तो किन्हीं के मामले बड़े लोगों के गठबंधन पे खेला होगा कि हम बड़े पूंजीपति के गठबंधन में रहेंगे तो हम सीट निकाल लेंगे। लेकिन अच्छे नेता का एक ही पहचान है, वो जनता के दिलों पे राज करते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल रहता है, ना का केवल हवाई बात करता है। चलिए ठीक है, हवाई बात नहीं होती है। लास्ट कमेंट प्रांजल तिवारी, आपकी तरफ से कितनी जल्दी उम्मीद की जाए कि सीटों का शेयरिंग का जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी? बहुत शीघ्र हमारी बैठकें बिल्कुल अंतिम दौर में हैं। हमारी सीट शेयरिंग, हमारे कैंडिडेट पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी दृढ़ संकल्प के साथ वो आपके सामने होंगे और इस तानाशाही सरकार को हराने के लिए कोई कोर कसौर नहीं छोड़ देंगे। और ये इस सरकार को भी, इस शासन को भी और इस माया मंडप वाली सरकार को भी हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे इस चर्चा में बने रहने के लिए हमारे साथ में। तो ये चिराग पासवान दोनों पार्टियों के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। एनडीए भी चाहती है वहाँ बने रहें और उनको मनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके देखा उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाया, उसके बाद चिराग पासवान के बाद अब सुनने में आ रहा है कि जीतन राम मांझी को भी मनाने में बीजेपी जुट गई है। संतोष सुमन से जो है केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की है और समझाने की कोशिश की है और उसके बाद एक बयान आया है कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे, कोई चाहे कितने भी डोरे हमारे ऊपर डाल रहे। तो ये राजकीय रण क्षेत्र में इस तरह की खबरें, इस तरह की घटनाएं, कौन कहां जा रहा है, कौन किसकी तरफ बैठ रहा है या कौन किसके ऊपर डोरे डाल रहा है, कौन कितनी सीटें मांग रहा है, ये राजकीय रण क्षेत्र में हम आपको बता रहे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें कि आप जिसको अपना नेता मानते हैं वो कैसा नेता है या किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आपका वोट आपका अधिकार है और यही तय करेगा कि आपका देश का भविष्य क्या है, किस तरह के नेता को चुनकर आप लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।